हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 10 पी सब्जेक्ट में आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 7, HIV एंड एड्स अवेयरनेस। तो आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वॉज रजिस्टर्ड ऑन 5 जून 1981। The world was then not aware of the seriousness of this disease, but history show that in the beginning of the first half of 20th century, many incidents of the disease, which is known today as AIDS, were noticed. और फिर तो धीरे 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 ये जो विकासशील देश है, अविकसित देश है, उनमें बहुत भयमुक्त होकर बढ़ रहा है और आज एक चैलेंज बना हुआ है पूरे मानव जात के लिए। और इनको दूर करने के लिए सामाजिक संस्थाएं व्यक्तिगत सहकार कर रही है। पूरे विश्व में 1 दिसंबर इज बिगिन सेलिब्रेट एज वर्ल्ड एड्स डे। याद रखना, 1 दिसंबर। डेफिनेशन ऑफ एड्स, तो एड्स इज स्प्रेड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस टू वाइट ब्लड corpuscles T lymphocytes. This type of virus destroys the immunity of human body. Hence, may type of illness case can be caused. H. Human. I. Immunodeficiency. V. Virus. A. Acquired. I. Immuno. D. Deficiency. S. Syndrome. तो हमारे जो श्वेत कण है, वो श्वेत कण के अंदर ये रोग आ जाता है और धीरे धीरे करके हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, जो इम्यूनिटी जो है, वो उसको नाश हो जाता है। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसका पता चलता है कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। उनके ये रोग को फाइट देने के लिए जो हमारे वाइट सेल है, वो वाइट सेल उसको फाइट देते हैं। और जब ये ब्लड में फैल जाता है तो पूरे वाइट सेल को मार देता है और धीरे 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 उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। और इसके बाद 6 महीने से 20 साल तक दर्दी को पता भी नहीं चलता है पेशेंट को, और इसके बॉडी में रहता है और फिर डेथ हो जाती है। इसकी डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और HIV एड्स कैसे प्रवेश करता है हमारे शरीर में, तो 6 पॉइंट है। एक, जो भी इन्फेक्टेड है उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है या उसके समागम में आते हैं तो। सेकंड, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन, उसके रक्त में से ये रोग आ सकता है। थर्ड, इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका जो कोई भी चीज़ इस्तेमाल की हो, सिरिंज जो होता है, इंजेक्शन जो होता है, वो स्टरलाइज नहीं किया हुआ और उसका उपयोग दूसरा करता है तो चेप लग सकता है। इन्फेक्टेड मदर हो तो उसके जो पेट में बालक होता है उसको ये लग सकता है। और कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो, वो नशा, इंटॉक्सिकेंट्स हो, तो वो कई बार क्या होता है कि ड्रग्स सिरिंज के ज़रिए लेते हैं, तो वो सिरिंज दूसरा यूज करता है तो उसको लग सकता है। और पॉइंट नंबर 6 है कि सेविंग्स करने के जो वो आते हैं, टैटू बनाते हैं, और ब्लेड होता है, सिरिंज जो होती है उसमें वायरस आ जाता है, तो
ये बहुत बारीक सूक्ष्म जीव है, वो उसको व्यक्ति को रोग मुक्त करने के लिए इसकी दवाइयाँ विषाणु की वृद्धि को अटकाती है, लेकिन अभी प्रॉपरली इसकी दवाइयाँ बनी हुई नहीं है और हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति का नाश करती है। फिर HIV चेप जो होता है वो एड्स इन्फेक्टेड एंड सोसाइटी, तो कैसे समाज को खतरा बनता है और कैसे नहीं फैलाता है, तो ब्लड डोनेट करवा सकते। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि HIV आप है पॉजिटिव तो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका टूथब्रश यूज करते हैं तो खतरा बना रहता है कि मसूड़ों में से भी ब्लड निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि उपयोग करने से या टंग क्लीनर उपयोग करने से भी नहीं होता है, लेकिन वास्तव में खतरा है। शेक हैंड करो तो नहीं फैलता है। HIV इन्फेक्टेड कोई भी पर्सन खांसता है, छींक खाता है तो नहीं फैलता है। HIV के एड्स वाले व्यक्ति के साथ में रहने से, साथ में खाने से, उसका शौचालय उपयोग करने से, उसके साथ टॉकिंग करते हैं, इसके साथ स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, हग करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसका ब्रश है, उसका कंदी है, उसका उपयोग करते हैं, उसका बेथिंग प्लेस जो है वो, और बस हो, ट्रेन हो, उसमें साथ में जाते हैं, तो ये रोग फैलाता नहीं है, ये याद रखना है। इसके बाद आता है उसको एड्स को प्रिवेंट करने के पॉइंट्स कि कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका कोई इलाज तो नहीं है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, एकमात्र उसका उपाय है कि उसको रोका जाए। तो कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले अपना सेक्सुअल लाइफ है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड, डोंट इंडल्ज द सेक्सुअल रिलेशन बिफोर मैरिज और अदर देन मैरिज। थर्ड है कि आप जब भी make use the condom at the time of sexual intercourse. Fourth, don't take blood from professional blood donor. Fifth, take blood from the person only declare the HIV free through HIV testing. Six, disposable सिरिंज होना चाहिए, स्टेरिलाइज सिरिंज हो या निडल हो तो ही आप इसका उपयोग करो। यूज जर्म फ्री इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी ऑपरेशन। 8, डोंट मेक कलेक्टिव यूज ऑफ syringe with the person using intoxicant material. 9, take care that the woman having HIV infected does not become pregnant. Or 10th, instead of using things like razor blade coming in contact with blood, individually separate. तो कोई भी एड्स वाली व्यक्ति को इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो उसमें से दूसरे व्यक्ति तक ये रोग नहीं जाएगा। इसके बाद आता है अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन। वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सेक्स रिलेशन और अननेचुरल सेक्स रिलेशन। तो प्राकृतिक यानी नेचुरल सामान्य तौर पर स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो अपने जनरेटिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसका फिजिकली considered as natural sexual relation. Masturbation is a non-harmful and sexual activity. Discharge of semen in use in natural. Due to that,
neither or physical weakness nor any disease it cause. और सेकंड टाइप है अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन. तो homosexual relation is sexual relation between man and man, woman and woman is called unnatural sexual relation. Even between woman men, anosexual intercourse is unnatural. A person keeping such unnatural sexual relation gets his partner change, then danger of AIDS infection increases. तो इसके बाद आता है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस एंड HIV एड्स. कई बार क्या होता है कि मादक द्रव्य जो होते हैं नशे के लिए लेते हैं, उससे कैसे एड्स होता है. तो आप लोग देखते हैं कि एडोलेंस स्टेज में जब सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो उस पर क्रिएट्स द एट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सेक्स. तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी ये अवरोध हो सकते हैं. और उस वक्त मेंटली स्ट्रेस होता है. कई बार क्या होता है कि वो ऐसे पीरियड में आ जाता है, क्रिटिकल स्टेज में आ जाता है कि उसको कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है. और सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन दे टेक शेल्टर ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग. और उनसे छुटकारा पाने के लिए वो नशा करने लग जाता है. और नशीले पदार्थ में जब एक बार चला जाता है तो वो अपना फिज़िकली, मेंटली, सोशली तीनों में से वो उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है. तो ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस से दूर रहना चाहिए. इंजेक्शन के ज़रिए लिया जाता है. कई बार एक साथ ग्रुप बन जाता है और ग्रुप में नशा करते हैं, तो उनसे दूर होना चाहिए. और पूरा ग्रुप होता है वो इसमें आ जाता है. एक को ऐसा एड्स हुआ हो तो 4, 5, 7 को एड्स हो जाएगा. इसलिए इससे दूर रहना चाहिए. फिर इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्सुअल रिलेशन पर्टेनिंग द एज. 2 टाइप हम लोगों ने यहाँ पर बता दिए पहले दो, कि नेचुरल और अननेचुरल 2 आ गए. फिर आ गया मादक द्रव्य. और इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग सेक्सुअल रिलेशन पर्टेनिंग द एज. तो कई बार क्या होता है कि एक एज आती है जिसको तरुण अवस्था बोलते हैं, उसमें नेचुरली अट्रैक्शन हो जाता है. तो उस वक्त उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो वो मेल फीमेल अपने ज्ञान अज्ञान की वजह से ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं. इनका परिणाम भी गलत आ सकता है. और कई लोगों को जो चेप हुआ है उसमें से 15 से 24 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, वो यूथ जो होते हैं, इनको ये रोग लग गया है. तो प्रॉपर नॉलेज लेना ज़रूरी है, गाइडेंस लेना ज़रूरी है, तो ही आप इनमें से बच सकते हैं. और ऐसे रोग में से आप इसका शिक्षण लेना ज़रूरी होता है. तो कई बार इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो गलत मान्यता में पड़ जाते हैं, या तो गलत तरह से वीडियो देख के उसमें से वो नुकसान करता उनके लिए बन सकता है. इसके बाद आता है सेक्सुअल हेल्थ. तो इसके लिए क्या करना है, तो completely take every day least once with pure water. स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए. अपने जो ऑर्गन्स है वो क्लींस विथ वाइट थिक डिस्चार्ज कलेक्टेड ऑन पेनिस, लिफ्टिंग अप टू स्किन ओवर इट. और फिर आता है गर्ल शुड बी कीप द क्लीन द प्राइवेट पार्ट while taking bath by the opening the external and internal अवस्था. फिर
Girls while washing urine etc. passage should be take care to clean by moving hand and front to back. Due to the lack of this care, girls get infection and complained about continuous vaginal discharge. The endanger the general physical health as well as health of reproduction system. At the time of menstruation period, girls should take care of sex health. Sexual organs should be washed and cleansed with the soap and water. At the time of menstruation period, with cloth, pad or sanitary napkin used, absorbing discharge of should be clean and they should be properly disposed of. And underwear clothes should be cotton and clean. Change them every day and clean them properly and then dry under heat of the sun. फिर आता है सम कन्फ्यूजन ऑफ रिगार्डिंग सेक्स ऑर्गन। तो उनके बारे में भी कई लोगों को गलत मान्यता होती है कि वो इसके लिए वो प्रॉपर फिजिकली डेवलपमेंट ऑफ एवरी गर्ल इज़ नॉट द सेम। तो उनमें अपने अपने जो हिसाब से वो नॉलेज लगाते हैं, वो बहुत किताबों पढ़ लेते हैं या कुछ देख लेते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान उनका कच्चा होता है, तो उनमें जातीय विकृति आती है और एक गलत मान्यता इनके अंदर घर कर बैठती है। तो गलत विचार आते हैं और इनके स्वास्थ्य को जोखिम में रख देते हैं। उसका जो कई बार क्या होता है कि गलत मान्यता की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले है कि इनकी जो कन्फ्यूजन ऑफ रिगार्डिंग फिक्स टाइम एंड इंटरनल डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो कई बार हर एक गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है वो सेम नहीं होता है। 28 to 34 डेज़ है, उनमें इनका टाइमिंग बताया गया है, लेकिन इनमें 2-3 दिन की आगे पीछे हो सकता है और इनमें चेंज आने से कोई ऐसा नहीं मानना है कि मुझे कुछ हुआ है। फिर सीमन डिस्चार्ज इन बॉयज़ मीन्स वास्ट ऑफ एनर्जी। तो बच्चे जो लोग होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, इनमें ऐसा मान्यता है कि हमारा जो सीमन्स है वो 100 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड है, ऐसा एक भ्रामक मान्यता है। इसके वही निकल जाने से शरीर का नाश होगा या वीकनेस आ जाएगी, वो गलत मान्यता है। तो कई बार वो टीनेजर्स में स्लीपिंग टाइम में वेरी नेचुरल डिस्चार्ज ड्यूरिंग हो जाता है, तो वो कोई डरने की बात नहीं है। फिर कन्फ्यूजन ऑफ रिगार्डिंग साइज और सेक्सुअल ऑर्गन। तो हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, इनके लिए कोई भी प्रश्न नहीं है कि सबका समान ऑर्गन्स होने चाहिए, वो गलत मान्यता है। फिर फोर्थ कि मास्टरबेशन इज हार्मलेस प्रोसेस, इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ वीकनेस इन द बॉडी। तो कई बार क्या होता है कि जिसको हॉस्ट में मास्टरबेशन बोलते हैं वो कॉपुलेशन है, और जो तरुण अवस्था बोलते हैं उनमें ये लोग इसके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो बिन नुकसानकारक है, इससे कोई चेप या HIV होता नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना उससे दूर रहना चाहिए। और जो सीमन जो है जो वो कंटिन्यूस प्रोडक्ट होता रहता है उनका, तो इसका निकल जाने से, बह जाने से कम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कुएं में से पानी निकलते हैं और जितना निकलते हैं उतना दूसरा बन जाता है, वो बनता रहता है। तो यहाँ पर बहुत डीप में मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन जितना हुआ उतना आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। तो चैप्टर यहाँ पर आपका पूरा होता है और चैप्टर के बाद आपको यहाँ तक की जो MCQs है वो नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू।
आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ।